नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एक कंपलसरी पेपर होता है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस पेपर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वैसे इससे पहले हम 3 से लेकर 4 पार्ट कवर करा चुके हैं। यह आपका फिर से नेक्स्ट पार्ट है, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे इस पेपर में। जी हाँ, यह आपका एमसीक्यू पेपर होता है, जी हाँ, जो कि आपको कंपलसरी पेपर देना ही होता है। तो चलिए एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर है आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी। इससे पहले हम इसका सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसको हम 411 से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 410 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 411 में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धन प्रवाह है जो संसाधनों के वास्तविक प्रवाह के अनुरूप है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 412 में, अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह पर उत्पादक क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र की ओर तीर सामान्यतः प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयात भुगतान। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में निवेश होता है तो किस तरह से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब फर्में पूंजीगत वस्तुएं खरीदती हैं। आगे दिया हुआ है चक्रीय प्रवाह आरेख एक मॉडल दर्शा रहा है, तो क्या दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अन्योन्याश्रित हैं। नेक्स्ट है आय भुगतान एक उदाहरण मजदूरी है, इनके परिवर्तन स्वरूप भुगतान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मानव संसाधन। 416वां क्वेश्चन है 2025 तक वार्षिक बचत में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का अनुमान कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, $1 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन का कितना भाग पहले से ही चक्रीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19%। आगे है आइकिया, स्कॉटिश सरकार, वोडाफोन, फिलिप्स तथा रेनॉल्ट सभी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था 100 सदस्य। नेक्स्ट है चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीमित संसाधनों के उपयोग से विकास को कम करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों को आदर्श रूप से कैसे निर्मित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूरे उत्पाद जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए। आगे देखते हैं 421 में दिया हुआ है कि 421 का नया चैप्टर है पर्यावरणीय कानून, एनवायरमेंटल लॉज। अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों, आदेशों तथा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा स्पेस दिया है में प्रदान किया गया है, यानी कि किस धारा में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 15 में। आगे क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 प्रदान करती है, तो क्या प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों एवं कार्य। आगे दिया है पर्यावरण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के नियमों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 6। आगे देखते हैं 424 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर विरुद्ध विवाद दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण अधिनियम। नेक्स्ट है पर्यावरण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर 1986 को। आगे है जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल अधिनियम 1974 की धारा 16। नेक्स्ट है जल अधिनियम 1974 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नए आउटलेट एवं नए निर्वहन पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है बहिस्त्राव के नमूने लेने की शक्ति तथा उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा में प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल अधिनियम 1974 की धारा 21 में। आगे देख लेते हैं जल अधिनियम 1974 की धारा 16
क्या प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बोर्ड के कार्य। आगे दिया है पर्यावरण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए जोखिम पदार्थों को नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 8। आगे देख लेते हैं, आगे जो दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A अनुसार पर्यावरण को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जलवायु एवं भूमि तथा मानवों के मध्य उपस्थित अंतर संबंध, अन्य जीवित प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म एवं संपत्ति। तो ये सभी सही है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1974 में। आगे देखते हैं जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा बोर्ड में रिक्तियों से संबंधित अधिनियमों या कार्यवाही को सामान्य नहीं करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल अधिनियम 1974 की धारा 11। नंबर 434 देखते हैं जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? तो ये जान लेते हैं, ए और बी ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल अधिनियम 1974 की धारा 5। आगे है जल अधिनियम 1974 की धारा 12 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सदस्य सचिव एवं बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी। आगे है वायु रोकथाम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च 1981 को। वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा सदस्यों द्वारा पदों के रिक्तीकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु अधिनियम 1981 की धारा 9। आगे दिया है वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु अधिनियम 1981 की धारा 16। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि वायु अधिनियम 1981 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूचना प्राप्त करने की शक्ति से। आगे दिया हुआ है जल अधिनियम 1974 की कौन सी धारा राज्य बोर्ड के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जल अधिनियम 1974 की धारा 56 से। नेक्स्ट है जल अधिनियम 1974 की धारा 10 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों की अस्थायी संघ। आगे देखते हैं भारत में लागू होने वाला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल अधिनियम। आगे देखते हैं 443वां क्वेश्चन में दिया है जल अधिनियम में है यानी कि कौन सी धारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64 धारा है। नेक्स्ट है वायु अधिनियम 1981 की धारा 12 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किसी विशिष्ट उद्देश्य के बोर्ड के साथ व्यक्तियों के अस्थायी संघ से। आगे देखते हैं वायु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा सदस्यों की सेवा के नियमों एवं शर्तों से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वायु अधिनियम 1981 की धारा 7। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 किससे संबंधित है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमति प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी एवं अवरोध की शक्ति। आगे है वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। आगे है पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 25 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियम बनाने की शक्ति। चलिए अब हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। नया चैप्टर है आपका पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय उन्नति यानी कि इंटरनेशनल एडवांसमेंट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाहित करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 451 में। यहाँ पे 451 में जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2012। नेक्स्ट है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करना। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किन पर्यावरण समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समतापमंडल में ओजोन ह्रास। आगे देख लेते हैं, 454 में दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1859 ईस्वी में। आगे है, भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया था? तो यह स्वीकार किया गया था 1992 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1997 ईस्वी में। आगे है, जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्टाचेना प्रोटोकॉल। आगे दिया है, किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, पर्यावरण समस्या से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे देख लेते हैं, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संदर्भित करता है किसको? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग एवं उत्पादन को समाप्त करना। आगे क्वेश्चन है, क्योटो यानी कि जापान में सदस्य देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1997। आगे दिया है, कौन सा प्रोटोकॉल हाइड्रोकार्बन को चरणबद्ध करने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नगोया प्रोटोकॉल में कितने पक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वियना सम्मेलन। आगे है, वियना सम्मेलन में पार्टियों ने कितने वर्ष एक बार निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट है, बेसल सम्मेलन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप खुद ही दें। नेक्स्ट है, 467वां, UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैस का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है, सीमा परिक जल पाठ्यक्रम के उपयोग के लिए कौन सा सम्मेलन अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेलसिंकी सम्मेलन। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 469 में दिया गया है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में कितने सिद्धांतों की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27। नेक्स्ट है, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2004 में। तो आपको बता दें, नेक्स्ट है, स्थायी जैविक प्रदूषक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रसायन। नेक्स्ट है, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है हानिकारक POP को समाप्त करना। आगे दिया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग से। आगे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 474 में दिया गया है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, फिर से एक और नया चैप्टर चालू हो रहा है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो 474 में है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। आगे है, केंद्र सरकार द्वारा CPCB में कितने अधिकारियों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें नामित किया जा सकता है 5 को। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े संरक्षण का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व वन्यजीव कोष। आगे दिया है, विश्व वन्यजीव कोष के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर फरीफील्ड ओसबॉर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, विश्व वन्यजीव कोष स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल 1961 को।
IUCN प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1972 में। नेक्स्ट है वैश्विक हरित विकास संस्थान जिसे हम GGI की स्थापना कब की गई थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही आंसर देख पाएंगे। इसमें क्या होना चाहिए? 2000, 2010, 2012, 2014। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2010। आगे देखते हैं 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे COP26 के रूप में भी जाना जाता है आयोजित होने वाला है, यानी कि कब आयोजित हुआ था? अब तो यह प्रीवियस टाइम क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लासगो में। आगे देखते हैं 484 के क्वेश्चन नंबर को। यहाँ पे दिया है पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1984 अगस्त के महीने में। नेक्स्ट है नया चैप्टर राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानेंगे। तो इसमें 485 में क्वेश्चन में दिया है NGT ने किस सामग्री से बने पतंग के तार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नायलॉन, प्लास्टिक, कोई भी सिंथेटिक सामग्री, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NGT की फुल फॉर्म आपको बता दें, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे देखते हैं NGT ने किस नदी के बाढ़ के मैदानों में खुले में शौच तथा अपशिष्ट को फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। नेक्स्ट है 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि NGT ने। आगे देख लेते हैं 489 में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है NGT ने किस वेधशाला की पर्यावरण स्वीकृति को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिनो वेधशाला थेनी। आगे है NGT द्वारा 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गोमुखी से हरिद्वार तक किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टिक और PUC पर। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने 28 सितंबर 2015 के केंद्र सरकार से उस याचिका पर उत्तर मांगा जिसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL द्वारा बनाई जा रही 300 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना को चुनौती दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर अधिकरण के पुरस्कार या आदेश या निर्णय का निष्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं NGT ने संकेत दिया है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉपर से जल का छिड़काव, निर्माण गतिविधियों को रोकना, प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों तथा जनसेट को बंद करना। तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली की पूरी राजधानी में स्पेस माइक्रोन से कम नॉन बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 पर। हाँ, तो फिर से एक और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका जिसका नाम है वायु गुणवत्ता। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। 496 में दिया है वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि CO, O3, PM2.5, NH3, PM10, PB, NO2, SO2 इन सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 497 में दिया है वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 401 से लेके 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्प्रेरक
कन्वर्टर्स। नेक्स्ट है वाष्पचरण गैसीय प्रदूषकों को दूर करने के लिए उल्लिखित उपकरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवशोषण टावर, उत्प्रेरक रूपांतरण, थर्मल ऑक्सीडाइजर। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हम आपसे बोलेंगे यदि आपको टोटल टॉप 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पूरी वीडियोस को देख लीजिए और आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 500 को देखते हैं। कौन सा पौधा ऑटोमोबाइल के निकास से होने वाले प्रदूषण का पता लगाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी का पौधा। तो इस तरह से हम यहीं पर विराम लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।